Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the Most Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 7 of class 10th, chapter number 10, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Before starting a video, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. Dear students, if you remember in our last lecture, we studied about the biological consequences of smoking and effect of exercise on rate of breathing. So today we will discuss about respiratory disorders. Dear students, रिस्पायरेटरी के सिस्टम के बारे में हमने जिस तरह पूरे चैप्टर को पीछे रिवाइज किया कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है क्या चीज़ और रिस्पायरेशंस का क्या मकसद है, आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डिसऑर्डर किसे कहते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर, इससे पहले एक लफ्ज़ हम सीखते हैं कि डिसीज़। आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा डिजीज़, कि हाँ फलाने को फलानी डिजीज़ लग चुकी है। ठीक है, सो डिजीज़ का मतलब है, अगर हम डिस की बात करें तो डिस का मतलब होता है अन और ईज का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, डिस अन ईज फंक्शनिंग। ठीक है, जब बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, अपने फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पा रहा होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के उस पार्ट में कोई डिसीज़ है। तो अगर हम बात करें यार डिसऑर्डर की, डिसऑर्डर भी इसी तरह हम इसको डिवाइड करें, तो इसको हम डिवाइड करें दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, डिसऑर्डर, तो डिस का मतलब है अन या नॉन। ठीक है, और ऑर्डर का मतलब है फंक्शनिंग, नॉन प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, जब बॉडी का कोई पार्ट अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता तो वो क्या कहलाता है कि उस जगह में कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसीज़ है। ठीक है, समटाइम्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम is disrupted due to certain factors which can lead to serious respiratory disorders. Dear listeners, जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें या उन इलाकों की बात करें जहाँ पे ट्रैफिक जैम या गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, या एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जिस एरिया के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, और एयर पोल्यूशन होती किस वजह से कि जब आपके एटमॉस्फेयर के अंदर सर्टन टाइप्स ऑफ गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं, मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उस इलाके में एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है। तो एयर पोल्यूशन मेन कॉज करता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को। ठीक है ना, तो आज हम मुख्तलिफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, नमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। तो चलें स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाइटिस से। जी, bronchitis. When the lining of bronchi or bronchioles become inflamed or infected, this condition is called bronchitis. So dear students, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि bronchitis कहाँ पे होता है। तो bronchi, जैसे कि हमने पढ़ा था कि respiratory system या एयर पैसेजवे का जो पार्ट है, ट्रैकिया के बाद जब ट्रैकिया डिवाइड होता है लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर डिवाइड होने के बाद जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। जब उन ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन काज हो या वो उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से जो डिजीज़ काज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस किस तरह काज होता है, किस तरह ये डिजीज़ काज होती है, तो इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि ब्रोंकाइटिस की जो स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो लंग्स के अंदर जाती हैं, डिवाइड होती हैं, मैं आपको ये पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो स्मॉल ट्यूब्स हैं इनके अंदर म्यूकस रिलीज हो जाता है। ठीक है, म्यूकस रिलीज हो जाता है, आपको ये म्यूकस नजर आ रहा है रेड कलर के अंदर, ये म्यूकस है। जब इन ब्रोंकाइस के अंदर म्यूकस रिलीज होगा तो ये जो म्यूकस है ये उसकी जो सरफेस एरिया है, ब्रोंकाई का जो इंटरनल सरफेस एरिया है, इसको नैरो कर देता है, उसको तंग कर देता है। तो जब उसका सरफेस एरिया अंदर की तरफ से जब वो तंग हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो उसके अंदर से एयर जो है सही तरीके से पास नहीं होगी, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या हो गया, डिस 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 डिस्टर्ब हो गया। तो जब रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिस्पायरेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी, एयर पैसेज वे से एयर प्रॉपर्ली आएगी, लेकिन ब्रोंकाइटिस की इन ब्रोंक्यूल्स इन ट्यूब्स के अंदर से पास नहीं होगी। पास किस लिए नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस आ गया और जो ट्यूब्स हैं अंदर से फिल्ड हो गई हैं, तंग हो गई हैं। तो जब एयर पास नहीं होगी तो सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, सो बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती। तो ये जब म्यूकस का रिलीज होना ब्रोंकाई की ट्यूब्स के अंदर, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्रोंकाइटिस। सो हम बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस किस किस वजह से होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन फ्लो एंड कॉज फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस इन द एयरवेज। जैसे हमने ये डिस्कस किया कि जो ब्रोंकाइटिस एक ऐसी कंडीशन बना लेता है जिसमें
ब्रोंकाई की ट्यूब्स के अंदर एयर फ्लो नहीं कर पाती। ठीक है, जब उसके अंदर एयर फ्लो नहीं कर पाएगी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो प्रॉपरली नहीं होगा। और वह किस वजह से होता है कि जो उसकी एयर पैसेज वे हैं, जो एयर छोटे छोटे वेज हैं, वो अंदर से बंद हो जाते हैं। किस वजह से? म्यूकस की वजह से। ठीक है, फिर ब्रोंकाइटिस इज कास्ड बाय वायरसेस बैक्टीरियन देयर पार्टिकल देयर एट द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ठीक है, फिर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें वायरस फैक्टर्स हैं, बैक्टीरियल फैक्टर्स हैं और अदर पार्टिकल्स हैं जो हमें ये ब्रोंकाइटिस काज करते हैं। लेकिन सबसे जो मेजर फैक्टर है ब्रोंकाइटिस काज करने का वो है बैक्टीरिया। फिर इन फैक्टर्स के अलावा जो इसका जो मेन फैक्टर है इस ब्रोंकाइटिस को काज करने का वो है टोबैको, तंबाकू। ठीक है ना, सिगरेट। जो लोग हाई अमाउंट के अंदर सिगरेट पीते हैं, तो क्योंकि सिगरेट के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के, जिस तरह हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस हैं और अदर पार्टिकल्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो वो मेन फैक्टर हैं किसका? ब्रोंकाइटिस को काज करने का। फिर इसके यहाँ पे दो टाइप्स हम बात करेंगे, तो एक होती है एक्यूट टाइप, एक होती है क्रॉनिक टाइप। फिर हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम उन टाइप्स की तरफ जाते हैं। जी, अगर हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है वो जो पेशेंट है वो परमानेंट उसकी बॉडी डैमेज नहीं होती। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। तो जो पेशेंट है एक्यूट टाइप का, जिसको ब्रोंकाइटिस है लेकिन वो एक्यूट टाइप है, तो वो अपनी रिकवरी विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर कर सकता है। इस तरह हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस की। शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट एंड इन 2 weeks। ठीक है, इफ़ कंडीशन डू नॉट इम्प्रूव द पेशेंट इज गिवन मेडिसिन। ये जो शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस है इसमें पेशेंट को पहले तो कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, क्योंकि ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर बाद में अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है और थोड़ा सा मतलब अपनी बिगड़ रहा है, तो उसको फिर क्या दी जाती है? मेडिसिन दी जाती है। ठीक है ना, फिर अगर हम बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो क्रोनिक, जी, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये हमेशा लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात की थी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है मैंने बात की थी कि 2 to 3 weeks के अंदर क्योर हो जाता है या खुद ब खुद इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरह क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को हम लॉन्ग टाइम ब्रोंकाइटिस भी कह सकते हैं। तो इसमें पेशेंट को मिनिमम 2 to 3 months से लेकर 2 years भी लग सकते हैं ठीक होने में। ठीक है ना, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस है, इसमें पेशेंट लॉन्ग टर्म के अंदर वो ठीक होता है। ठीक है, डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं या बेस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है इसमें कफिंग होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। फिर अगर हम दूसरा सिम्टम की बात करें तो माइल्ड वीजिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सांस लेने में जो दुश्वारी होती है, मुश्किलपन से होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें फ़ीवर हो जाता है, फिर इसके बाद चिल्स हो जाती है, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है कि जब इंसान कोई हार्ड काम करता है या कोई डिफ़िकल्ट जॉब करता है तो उसकी जो सांस लेने में उसको मुश्किल हो जाता है, उसकी ब्रीथनेस शॉर्ट हो जाती है। ये जो थोड़े अभी डिस्कस किए ये थे इसके कुछ सिम्टम्स थे। अगर हम बात करें कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड व्हेन ब्रोंकाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर हमें जो इन्फेक्शन है ये टोबैको की वजह से ना हो या किसी और फैक्टर्स की वजह से ना हो, अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हो जाए, तो इसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, व्हेन ब्रोंकाइटिस इज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, अगर ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाए तो उसमें इनको पेशेंट को एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं। ठीक है नहीं, फिर इस तरह बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं या ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को दिए जाते हैं जिसमें पेशेंट जो अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता है। तो चलते हैं इस पिक्चर की तरफ। आप इस पिक्चर को देखें कि इस ब्रोंकाइटिस के अंदर जब ये पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो देखें, ये हेल्दी जो इसकी वॉल्स ट्यूब्स हैं और ये ब्रोंकाइटिस से मतलब जिसको जो डिजीज है। हेल्दी जो वॉल है आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर कोई म्यूकस नहीं है। अगर बात करें जो ब्रोंकाइटिस, जहाँ जिस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हुई तो उसकी जो ब्रोंकाई हैं उसकी ट्यूब्स के अंदर ये देखें म्यूकस है। ठीक है, इस तरह बात करें इस पिक्चर के अंदर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हेल्दी है इसके अंदर जो है आपको ब्लड नज़र आ रहा है, कोई म्यूकस नहीं है, रेड ब्लड जो है या फिर जो उसकी ट्यूब्स साफ नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह जो ब्रोंकाइटिस जो पेशेंट है जिसको डिजीज़ हो चुकी है ब्रोंकाइटिस, सो उसके जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर आप देखें ये म्यूकस है। तो ये म्यूकस क्या करता है? उसकी एयर पैसेज, जो एयर का जो रास्ता है, हवा का रास्ता है, उसको क्या करता है? स्क्वीज कर देता है, बंद कर देता है, तो एयर से पास नहीं होती, जिसमें पेशेंट जो है इरिटेट फील करता है, उसको डिफ़िकल्ट होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो एम्फिसीमा है। तो चलें पढ़ते हैं एम्फिसीमा को। जी, अगर हम एम्फिसीमा की बात करें तो एम्फिसीमा जो है ये इज़ बेसिकली द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई। जो हमारे एल्वोलाई हैं इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है ना, सो एल्वोलाई क्या है? एल्वोलाई इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। जिस तरह हम सेल को पढ़ते हैं, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, तो इसी तरह लंग्स के जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? एल्वोलाई। तो इस
एम्फिसीमा के अंदर क्या होता है, जो एल्वोला हैं वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। तो जब एल्वोला के अंदर डिस्ट्रक्शन होगी, एल्वोला जब डैमेज हो जाएंगे, अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फिसीमा बोलेंगे। तो सारा जो लंग का प्रोसेस है वो सारा किस पर डिपेंड करता है, वो एल्वोलाई के ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात करेंगे दिस इज सिवियर टाइप ऑफ लंग डिजीज इन विच ड्यू टू द एक्सटेंसिव कफ वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई आर डैमेज। वही बात है कि जिसमें जो वॉल्स ऑफ एल्वोलाई हैं, एल्वोलाई, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब किस वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो सबसे पहले इसका जो मेन फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या करती है, वो उसका वॉल्स को ख़राब कर देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है। या पिक्चर में देखें कि ये जो नॉर्मल एल्वोलाई हैं ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं कि ये फ्रेश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो डैमेज एल्वोलाई हैं, तो इनके अंदर क्या हुआ है कि ये इनकी जो वॉल्स हैं ये डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। सो जब इनकी वॉल्स डैमेज हो जाएंगी या डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, तो अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सो बात करते हैं कि इस कंडीशन में होता क्या है। जिस तरह हमने बात की कि एल्वोलाई, पहले तो आपको पता है ना कि एल्वोलाई किसे कहते हैं, कि जब ट्रैकिया सब फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर आगे वो स्मॉल एयर सैक्स बनती हैं, छोटी छोटी थैली की नुमा जो वॉल्स होती हैं एल्वोलाई, छोटे कैपिलर जिनके ऊपर होती हैं, तो वो एल्वोलाई उनकी वॉल्स क्या हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं। तो जब वो टूट फूट जाएंगे उनका साइज़ तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उनकी जो वॉल्स हैं आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। जब उनकी वॉल्स आपस में मिक्स हो जाएंगी तो उस वक्त पेशेंट के लिए हवा को, एयर को, जो ऑक्सीजन को अपने ब्लड्स की तरफ लेके जाना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये होता है। तो अब हम अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, तो इस एम्फिसीमा का जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो जो पेशेंट है वो इजीली अपना सांस नहीं ले पा रहा होता। दूसरा इसमें आता जाता है फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो जाती है, ठीक है जी। फिर रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, के जो पेशेंट है वो उसका जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वो ज़्यादा होता जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। फिर बोल आगे जो है नेक्स्ट है वो है वेट लॉस, कि दिन ब दिन क्या होता है, बॉडी का जो वेट है जिस पेशेंट का वो कम होता जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी बेस पे एम्फिसीमा को डिटेक्ट किया जाता है। फिर बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स अपीयर कब होते हैं। तो मोस्टली उस वक्त इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं जब पेशेंट लॉस देयर 50 to 60% लंग्स टिश्यू, कि जब तक पेशेंट अपने 50 से 60% लंग टिश्यू को लॉस कर जाता है, खो जाता है, तब तक उसको ये सिम्टम्स, उसके बाद ये सिम्टम्स को अपीयर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं एम्फिसीमा के, ये एक तो बात यह है कि ये परमानेंट है, ठीक है। दूसरा ये इरिवर्सिबल है, ठीक नहीं हो सकते, बहुत डिफिकल्ट सी है। एक द इफेक्ट्स ऑफ एम्फिसीमा आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। हाउएवर, अगर फिर हम इसको, अगर ये परमानेंट है और ये रिवर्सिबल भी है, तो उसको हम ठीक किस तरह कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने का या कम करने का, ठीक तो यार चलो बहुत डिफिकल्ट है, इसको कम करने का तरीका यही है कि जो पर्सन जो पेशेंट है वो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो वो अपनी स्मोकिंग को स्टॉप कर ले एक बार, ठीक है। अगर वो अपनी स्मोकिंग को स्टॉप कर ले और अपने आप को उस इलाके के अंदर ले जाए जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत कम हो, ठीक है ना, अपने को हेल्दी और फ्रेश एनवायरनमेंट के अंदर ले जाए, तो फिर उसके ये जो सिम्टम्स हैं या जो फिर उसके जो इफेक्ट्स हैं एम्फिसीमा के, उसकी बॉडी के ऊपर कम हो सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट इस पिक्चर के मैंने आपको जैसा डिस्कस किया पहले भी कि क्या डिफरेंस है जो हेल्दी एम्फिसीमा के जो एल्वोलाई हैं और जो, सॉरी, एम्फिसीमा के पेशेंट के हेल्थ जो एल्वोलाई हैं और जो अफेक्टेड जो पर्सन है उसके जो एल्वोलाई हैं। तो देखें हेल्दी में आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ नो डैमेज, ठीक है, वॉल्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है एल्वोलाई की। और सिमिलरली हम बात करें अगर इसकी डैमेज्ड एल्वोलाई की, तो देखें इसकी वॉल जो है डिस्टर्ब हो चुकी हैं, अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। तो ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ कि नमूनिया की बात करते हैं। नमूनिया इज़ एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स ड्यू टू द इन्फेक्शन इन द एल्वोलाई। जो नमूनिया है ये जो डायरेक्ट है डिजीज़ है, हम कह भी सकते हैं कि ये लंग्स की डिजीज़ है, ठीक है ना, कि इस नमूनिया के अंदर जो बॉडी के जो लंग्स हैं वो डायरेक्टली डैमेज हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा, अगर अगर सिंगल एक, अगर देखें हमारे लंग्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में, ठीक है, दो लंग्स होते हैं। अगर हमारे एक लंग को अगर कोई डिजीज़ हो गई इस तरह के नमूनिया की, तो हम सिंपली बोलेंगे नमूनिया। तो अगर हमारे लंग्स के दोनों पेयर, मतलब दोनों लंग्स को जब नमूनिया होगा तो हम क्या बोलेंगे, डबल नमूनिया। तो बात करें कि नमूनिया के अंदर होता है क्या। नमूनिया के केस के अंदर ये होता है कि नमूनिया के जो, मतलब जो लंग्स के जो एल्वोलाई उनके अंदर पस फिल हो जाती है, म्यूकस बन जाता है, ठीक है ना, कि जो उनकी जो एल्वोलाई के जो वॉल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर
पस आ जाती है, जैसे हम जैसे जो लिक्विड होता है, जो हार्मफुल लिक्विड हमारी बॉडी के लिए, वो फिल्ड हो जाता है। ठीक है जी। अगर हम अब नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखें, इट इज़ कास्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। जो नमूनिया है ये मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से काज हो सकता है। बैक्टीरिया भी है, वायरसेस भी है और फंजाई भी है। सो इसका जो मेन फैक्टर है वो कौन सा है? बैक्टीरिया, जो जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ठीक है, एस नमोनिया इस बैक्टीरिया का नाम है। तो ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, ये क्या करता है कि हमारे जो लंग्स हैं उसके ब्रोंकाई की भी कह सकते हैं हम, टिब्यूल्स को भी कह सकते हैं, या उसके एल्वोलाई की वॉल्स को भी, वहाँ जाके ये अटैक करके वहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे रहने लग जाता है। तो जब वो वहाँ पे सेटल डाउन होगा तो इसके सेटल होने से क्या करता है, ये उस वॉल्स के अंदर इन्फेक्शन काज करता है। तो वॉल में जब इन्फेक्शन काज होगा तो उस वॉल के अंदर म्यूकस रिलीज हो जाता है। ठीक है, जिसे हम पस भी कहते हैं। वो म्यूकस क्या करता है कि उन वॉल्स को नैरो कर लेता है। ठीक है, जब उन वॉल्स को नैरो करेगा तो उसके अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। तो जब स्पेस कम होगी तो उसके अंदर से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ये इनकी पास नहीं हो सकेंगी। ठीक है ना, तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस ये क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ये वो बैक्टीरिया है जो इसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, इसको नमूनिया काज करता है। ठीक है, फिर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसके हमारे पास काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। जनरल सिम्टम्स ऑफ नमूनिया और कोल्ड। ठीक है, सबसे पहला सिम्टम है वो क्या है इसमें, कोल्ड। इंसान को या पेशेंट को क्या हो जाता है, ठंड लगने लग जाती है। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है कि ऊपर वाली जो वॉल्स हैं, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन काज हो जाता है। ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी उसमें इन्फेक्शन काज हो जाता है। फिर अगर हम इसके दूसरे सिम्टम की बात करें तो उसमें पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। तो मतलब जो पेशेंट है वो सांस नहीं ले पा रहा होता, उसके लिए सांस लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके सांस लेने से क्या होता है, इसमें एक तो डिफ़िकल्ट होती है, दूसरा उसके जो कलर है बॉडी का वो चेंज हो जाता है, बहुत ही ब्लूइश सा पर्पलिश सा हो जाता है। ठीक है, बॉडी का कलर क्या हो जाता है, वो बहुत चेंज हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरह से पास नहीं होती। ठीक है ना, वो ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, तो इस वजह से उसकी बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्नीजिंग शॉर्ट थ्रोट, जो इसका है कि उसका जो गला है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, वो उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, स्नीजिंग होती है उसको, विच और देन फॉलोड बाय हाई फीवर। फिर इंसान को क्या, उस पेशेंट को क्या होता है, उसका फीवर अप हो जाता है, उसको मतलब बुखार होने लगता है। तो मैम बी रीच टू 104 फ़ारेनहाइट। तो उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी पहुंच जाता है। ठीक है जी। फिर आप बात करें कि शेकिंग चिल्स हो जाती है एंड कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। तो फिर उसका जो जब वो खांसी है, उसको खांसी आती है, उसको कफ होती है, तो उसके अंदर वो फ्लेगम जैसे हम कह सकते हैं या स्प्यूटम, उसके अंदर से वो बलगम सा आता है। ठीक है, पानी सा आता है, रेशा जैसे हम उर्दू में कहते हैं, तो वो निकलता है। तो इसका कुछ सिम्टम्स है जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप इनकी पिक्चर को देखें कि जिस तरह कि हमने बताया कि जो नमूनिया के अंदर ये होता है कि जो उसकी लंग्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स हैं, अगर हम बात करें ब्रोंकाई की और टिब्यूल्स के अंदर या एल्वोलाई के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से म्यूकस रिलीज होता है। तो अब ये देखें, जो हेल्दी लंग्स हैं, अगर उनकी बात करें, जो नॉर्मल लंग्स है, इनके अंदर कोई पस या कोई म्यूकस नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो इस एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एल्वोलाई, यू कैन इजीली कंपेयर द नमूनिया इन्फेक्टेड एल्वोलाई कि इसके अंदर देखें, ये जो इसका जो एल्वोला है इसके अंदर म्यूकस रिलीज हुआ है। तो इसकी बॉडी क्या है, मुकम्मल इफेक्ट, इसके जो वॉल्स हैं अफेक्टेड हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन के प्रोसेस जो है वो बहुत इफेक्ट हो चुका है, तो वो इजीली रिस्पायरेशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, बॉडी इफेक्ट हो गई है। तो ये कुछ नमूने के इफेक्ट थे और सिम्टम्स थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट चलते हैं, हम एस्थमा की बात करते हैं। तो एस्थमा जो है, तो एस्थमा के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है किसके अंदर, डायरेक्ट ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है ना, तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि एस्थमा इज डायरेक्ट डिजीज ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो इंटरनल वॉल्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं या वो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है। ठीक है ना, फिर अगर बात करें कि एस्थमा के बाद, कि एस्थमा में क्या होता है कि इसे हम सांस की बीमारी भी कह सकते हैं या दमे की बीमारी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, फिर बात करेंगे ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ एस्थमा द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स और स्वेल एंड देयर इनर पैसेज आर रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर हम बात करें कि एस्थमा के अंदर होता है क्या, जिस तरह हमने बात की थी नमूनिया के अंदर कि उसके एल्वोलाई के अंदर म्यूकस रिलीज हो जाता है, फिर हमने बात की थी एम्फेसीमा की, तो इसी तरह अगर हम एस्थमा की बात करें,
जब इंसान को या पेशेंट को अस्थमा का अटैक होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रोंकाई हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं, इसकी वॉल जो है वो अंदर से रिड्यूस्ड हो जाती हैं, अंदर से छोटी हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं, ठीक है ना। अंदर से जब वो कम पड़ जाएंगी या छोटी हो जाएंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर पैसेज सही पास नहीं होंगे। अगर हम बात करें कि देखें ये जो नॉर्मल एस्थमा की जो ब्रोंकाई की जो इंटरनल वॉल्स हैं, अगर इनको देखें इनका जो अंदर का जो डायमीटर है ये क्या है, ये ज़्यादा है। सिमिलरली अगर बात करें अस्थमा के लंग्स या अस्थमा के पेशेंट की ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की इंटरनल वॉल की, तो देखें इसका जो साइज़ है अंदर से क्या हो गया है, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा है। तो जब ये रिड्यूस्ड हो गया है, किसकी वजह से रिड्यूस्ड हुआ है, तो नीचे लिखा भी है कि एक्सेस म्यूकस की वजह से। तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस जब आएगा अस्थमा के पेशेंट के इंटरनल वॉल्स के अंदर, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, नियर हो जाएंगी। तो उसके रिड्यूस या कम होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट इफेक्ट होगा और उसके जो सांस लेने का मतलब अमल है, मतलब ऑक्सीजन को इंटरनल बॉडी के अंदर लेके जाना तेज़ी के साथ, जिस हम सांस लेते हैं उससे तो ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगा और वो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को इंटरनल ले नहीं पाएगा, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इट रिजल्ट्स इन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर इसके क्या क्या नतीजे निकलते हैं जब एस्थमा होता है किसी पेशेंट को। सबसे पहली बात ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, कि पेशेंट के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो किस लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो इंटरनल वॉल्स हैं वो छोटी हो चुकी हैं, तो उसके अंदर इसे ईजीली एयर पास और आउट नहीं हो सकती। द पेशेंट एक्सपीरियंस रीअकरिंग अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर बात पर जो है पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो सांस ले, उसके लिए बार बार इस तरह के अटैक होते रहते हैं, ठीक है। वीजिंग होती है जब वो सोता है, जब पेशेंट जब रात को नींद करता है या जब वो सांस लेता है तो उसके सांस बाहर निकालने के वक्त या सांस लेते वक्त उसकी मतलब सांस साउंड निकलती हैं उसके उसके नाक से, उसके नेसल कैविटी से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स निकलते हैं, तो इसे हम वीजिंग बोलते हैं, ठीक है। कफिंग होती है, खांसी आती है बार बार, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है क्योंकि उसके अंदर, फिर चेस्ट टाइटनेस होगी, चेस्ट टाइट हो जाती है और वहाँ पे पेन होता है, चेस्ट के अंदर पेन होता है। तो ये कुछ इसके रिजल्ट्स थे जो एस्थमा की वजह से होते हैं। फिर अगर बात करें कि द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ एस्थमा इज द सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, के जो मेन फैक्टर्स हैं कि किस वजह से एस्थमा मोस्टली होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके फैक्टर्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलर्जी फैक्टर्स की। अब एलर्जेंस किसे बोलते हैं, कि वो एलिमेंट्स जो ह्यूमन की बॉडी जिनको रेजिस्ट ना कर पाए, ठीक है, और उसके आगे बॉडी अपने आप को पेश कर ले, फिर वो बॉडी के ऊपर अटैक कर लें, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से एलर्जी फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को एस्थमा की तरफ लेके जाते हैं पेशेंट को, सबसे पहले है पोलेंस। अब हम पोलेंस को डिस्कस करते हैं कि आप सबने सुना होगा कि पोलेंस ये वो मेल फ्लावर्स के अंदर या फीमेल फ्लावर्स के अंदर वो पार्ट होते हैं उसके जो उड़ते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्कस करके इसको इसी तरफ लेके जाता हूँ कि आप सबने फ्लावर्स देखे होंगे, ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। जब मेल पार्ट के पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं फीमेल पार्ट की तरफ, मतलब फर्दर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया पर इसको आप समझें कि जब किसी भी दरख्त के वो पोलन्स जो आगे फर्टिलाइजेशन में या पॉलिनेशन में काम करते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जब इंसान की बॉडी के अंदर जाते हैं, इनहेल करता है बॉडी के अंदर, तो वो इसके मेन फैक्टर्स हैं, वो उसको एलर्जी काज करते हैं और वो एस्थमा का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पोलन, फिर कोल्ड भी इसका वो हो सकता है, कोल्ड ठंड लग जाती है, जो सीवियर जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये इसका फैक्टर है। फिर जो मेन फैक्टर्स हैं, स्मोक, अदर केमिकल इन द एयर। पहली बात तो जिस तरह हमने डिस्कस की थी कि स्मोकिंग या सिगरेट्स की या टोबैको की, कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोग पीपल जो हैं वो सॉरी स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो उनकी स्मोकिंग करते वक्त जो सिगरेट्स के अंदर या दीगर जो दूसरे इनहेलर्स वो लेते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, तो वो उन केमिकल्स भी इसका जो है मेन काज बन सकते हैं, ठीक है। व्हेन एस्थमा पेशेंट हेल्थ सच एलर्जन दे मे सफर एन अटैक ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। फिर जब कोई पेशेंट इस तरह के एलर्जिन फैक्टर्स को वो अपने आप को पेश करता है, ठीक है, या उसके ऊपर ये इस तरह के एलर्जन फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो उसके ऊपर ये अस्थमा का अटैक्स शुरू हो जाते हैं और सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। अस्थमा पेशेंट आर गिवन शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स। ये अस्थमा के पेशेंट ठीक भी हो सकते हैं अगर इनको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दिए जाएँ, ठीक है। दे यूज़ मेडिसिन विच कंटेंट केमिकल्स टू रिलेट ब्रोंक्यूल्स। फिर उस ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज़ होती हैं जो डायलेट टाइप होती हैं, जो
इसके ब्रोंकील्स को के ऊपर अफेक्ट करके उस म्यूकस को रिलीज़ करती हैं और उनके जो इंटरनल वॉल्स हैं उनको ओपन करने में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, सच ब्रोंकोडायलेटर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो ओल्ड एज हैं के लोग होते हैं उनमें उनको अस्थमा का इशू होता है कि वो इजीली अपने सांस नहीं ले पा रहे थे, तो उनके हाथों में आपने देखा होगा एक छोटा सा इनहेलर होता है। ठीक है ना, कि जब भी उनको अस्थमा का अटैक होता है तो वो उस इनहेलर को इनहेल करते हैं। जब वो इनहेल करते हैं तो क्योंकि उसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, तो वो ब्रोंकोडायलेटर्स या वो केमिकल्स इंसान की बॉडी उस पेशेंट की बॉडी के अंदर जाते हैं और उसको रिलीफ देते हैं, बॉडी को रिलीफ देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो पेशेंट है अस्थमा का वो इजी फील करता है, उसका जो सांस लेने का अमल है उसमें थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, ईजीनेस आ जाती है। ठीक है, फिर जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल लंग्स के अंदर और एस्थमा पेशेंट के अंदर। एस्थमा पेशेंट का जो डायमीटर है, ये देखें ये क्या हो गया, ये अगर एस्थमा पेशेंट की बात करें तो ये इसका जो डायमीटर है ये कम हो गया है। तो डायमीटर जब इसका इंटरनल साइड से कम होगा तो वजह ये है कि उसके अंदर म्यूकस आ गया। तो जब वो म्यूकस की वजह से वो कम होगा तो इसमें पेशेंट वो इजीली सांस नहीं ले पाएगा।